Hello everyone, welcome to Advait Education, your one-stop learning platform for 9-10 एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, जेडब्ल्यू एंड नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, इससे पहले मैंने 2 सेशन लिया है 11-12 के बच्चों के लिए। एक सेशन में मैंने कंप्लीटली 11 के बच्चे के माइंडसेट के बारे में बात किया कि जैसे ही वो क्लास 10 से 11 के ओर मूव करता है, उसे क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, किन-किन मतलब कैसे-कैसे थॉट्स आते हैं उसके दिमाग में और उसको वो कैसे डील करे। फिर उसमें मैंने 11 का जो सिलेबस होता है ना, जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में मैंने बात किया। फिर मैंने इसके बारे में बात की कि क्या उससे एक जो जेडब्ल्यू का जो एग्जाम होता है, क्या उसे ऑप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से मैंने क्लास 12 के स्टूडेंट के बारे में बात किया कि उसका माइंडसेट क्या होता है, क्या क्लास 11 के स्टूडेंट का माइंडसेट और क्लास 12 के स्टूडेंट का माइंडसेट क्या सेम होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्यों डिफरेंस होता है। ये हर चीज के बारे में मैंने दोनों वीडियोस में बात किया। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए, ठीक है। तो अब ये वीडियो क्यों है, हाँ, यहाँ पर मेरे से क्लास एक 9-10 का बच्चा पूछ सकता है कि सर यार, आप 11-12 के बच्चे के बारे में इतनी सारी बातें कर ली है लेकिन हमारे बारे में नहीं किया। अरे तो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी, राइट। बात करेंगे ना, अपन अच्छे तरीके से बात करेंगे, टेंशन मत लो। बट यहाँ पे मेरा जो प्राइम फोकस है वो 11-12 के बच्चे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैं बात करने वाला हूँ, किसके बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, 9-10 बोर्ड, जेडब्ल्यू एंड नीट। बट यहाँ पे बेसिकली जो मैं बात करूंगा वो जेडब्ल्यू के बारे में बात करूंगा और वो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड। सो इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली किसके बारे में बात करने वाला हूँ, रोड मैप किसका, मैथमेटिक्स का फॉर जेडब्ल्यू मेंस एंड एडवांस। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा किस तरीके से मैं अद्वैत एजुकेशन में मैथ्स को डील करने वाला हूँ, किस तरीके से मैं आज तक मैथ्स डील करते आया हूं, क्या मेरा स्ट्रेटेजी होता है, किस तरीके से मैथ्स का जो एक जो सिलेबस होता है वो यूजुअली बच्चों को टफ लगता है, डिफिकल्ट लगता है, ऐसे ऐसे आप लोग वर्ड यूज करते हो। बट आपने देखा होगा कि मैंने पिछले सेशन में भी मैंने कहा, ऐसा कोई वर्ड जो होता है ना, टफ, हार्ड से डिफिकल्ट है, ये सब आपके माइंड में आएगा ही नहीं अगर आप हमसे जुड़े हुए हो, अगर आप हमसे कनेक्टेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम लिंक के थ्रू आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, जहां पे आप सबके क्वेरीज को लिए जाएंगे। यहाँ पर फिर से एक बच्चा सोच सकता है, सर आज के जमाने में तो सर इतने सारे टेलीग्राम ग्रुप है, हर टीचर आता है कहता है कि आप वहां पे डाउट पोस्ट करो, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। बट ऐसा होता नहीं है सर, आप भी झूठ बोल रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है, फिर आप सुजीत सर या उनकी टीम जो भी है, हमारे एंटायर टीम से आप मिले नहीं हो, आप अद्वैत एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आप कनेक्ट नहीं हो। जिस दिन आप कनेक्ट होगे, जिस दिन आप अपना डाउट पोस्ट करोगे, जब आप देखोगे किस तरीके से आपको आपके डाउट्स को एनकरेज किया जा रहा है, उसको आपको एड्रेस किया जा रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, सर लोग जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, ठीक है। चलो, ये सब बातें क्लियर हो गई। तो चलो मैं टू दी पॉइंट आता हूं और मैं अब बात करने वाला हूं किसके बारे में, जेडब्ल्यू मेंस एडवांस में मैं कैसे इस प्लेटफॉर्म पे मेरा क्या स्ट्रेटेजी होगा, कैसे मैं चैप्टर्स को डील करने वाला हूं, मैं बेसिकली उस पर बात करता हूं, ठीक है। चलो, ओके, चलो ये हो गया, ओके ओके। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो, हमारा जर्नी जो स्टार्ट हो रहा है, सॉरी वो कुछ इशू हो गया था, नो प्रॉब्लम। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमारा जो जर्नी हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से जो हम पहला चैप्टर डील करने वाले हैं वो क्या है आपका, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। क्या है आपका, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये क्या होता है, क्यों हम लोग इसको पढ़ने वाले, इस सब के बारे में मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देने वाला हूँ, क्योंकि एज ऑफ नाउ तो आपको कुछ भी नहीं पता। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक बच्चा जस्ट अभी अभी क्लास 11 में आया है, ठीक है, अभी अभी जस्ट क्लास 11 में आया है, तो वो किस तरीके से चैप्टर्स को हमारे यहाँ पे मेरे से पढ़ने वाला है मैथ्स में, ठीक है। मैं पहला चैप्टर जो डील करता हूँ, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। अगर यहाँ पे किसी बच्चे को अगर सेट रिलेशन एंड फंक्शन का आइडिया है तो उसको लगेगा कि सर या तो ये तो इजी चैप्टर होता है, फिर हम क्यों कर रहे हैं। तो जब हम इसे पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या ये इजी है, इसका क्या इंपैक्ट है, क्यों हमें रिलेशन एंड फंक्शन का एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। फंक्शन जो वर्ड है वो आपको पूरे जेडब्ल्यू के पेपर में एवरी नाउ एंड देन देखने को मिलेगा, ए फंक्शन दिस, ए फंक्शन दैट, ए फंक्शन दिस, लाइक दिस, ठीक है। तो इसको समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझने के लिए आपको रिलेशन का थोड़ा आइडिया चाहिए, रिलेशन समझने के लिए आपको सेट का आइडिया चाहिए, इसलिए मैं इस ऑर्डर में पढ़ाता हूँ। और जिनको लगता है कि सर यहाँ से तो इजी इजी क्वेश्चन आते हैं सर, हम कर लेंगे, ठीक है। जब क्लासेस लूंगा, जब मैं क्वेश्चंस वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगी, कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस पे, नॉट ओनली क्वांटिटी, क्वालिटी भी मैटर करना चाहिए। तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं सेट रिलेशन फंक्शन सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूँ। अब जैसे कि सेट हो गया तो सबको पता होता है, अगर नहीं भी पता, आप क्लास 10 में पढ़ते हो, ऐसा नहीं है कि पता नहीं होगा, ठीक है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जॉर्ज कैंटर जिन्होंने सेट का जो डेफिनेशन दिया था, है ना, ड्यूरिंग द 90 समथिंग में, तो किस तरीके से मतलब हम लोग डील करेंगे, उनका डेफिनेशन क्या था। फिर सेट बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो क्या मीन करता है। फिर हम लोग दो सेट के बीच में देखेंगे क्या क्या रिलेशन होता है। एक सिंपल सेट में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन वही जो वर्ड आपका क्या होता है, रिलेशन।
फादर और एक मतलब फादर और सन का एक रिलेशन होता है ना, मदर एंड सन का एक रिलेशन होता है। तो उसी तरीके से हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करने की रिलेशन क्या होता है, तो ये सब चीजें हम लोग सेट रिलेशन में पढ़ते हैं। फिर आ जाता है फंक्शन, फिर हम लोग बात करते हैं कि फंक्शन को हम लोग रिलेशन से कनेक्ट करके कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन जो टर्म है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लास 11 और ये अब मैं इंपॉर्टेंस की बात करता हूँ तो सेट और रिलेशन जो है उसमें आपको जेडब्ल्यू मेंस पे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं बहुत ही इजी से। जो फंक्शन होता है वो जेडब्ल्यू मेंस एंड एडवांस का ही पार्ट होता है, तो इसमें अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो फंक्शन में क्या है, आपको अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है। सेट रिलेशन में बहुत इजी और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जिसमें मैं जाता हूं दैट इज द थ्योरी ऑफ इक्वेशन। जैसे आपका पूरा फंडामेंटल क्लियर हो गया, अब मैं जाऊंगा किसमें, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं ढेर सारी बातें करूंगा। इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि अब आपको फंक्शन पता चल चुका है, तो फंक्शन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, आर दे सेम, आर दे डिफरेंट, है ना। तो किस तरीके से हम लोग वो सब चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ से यहाँ पे जंप करेंगे, आपका फंक्शन वाला पार्ट क्लियर हो चुका होगा, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, बस थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, एग्जांपल ले लिया। नेक्स्ट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, है ना। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, वेरिएबल्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, फिर आपके कोएफिशिएंट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ढेर सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं लेट्स से ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, है ना, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। क्योंकि आप क्लास 10 में पढ़कर आए हो तो मेरे को पता है ये देख के ऐसा आपको नहीं लगेगा कि अरे सर ये क्या लिख दे रहे हो आप, है ना। आपने ऐसा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा, ये एकदम क्लियर है, ठीक है। रूट्स वगैरह आपने निकाले होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बेसिक्स आपको आइडिया मिलता है, तो ठीक है। हम लोग देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, कब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्या कुछ टेक्निक से इनको सॉल्व करने का, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एवरीथिंग ना आपका जीरो से लेके पूरा हीरो बनने तक आप इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ने वाले हो। ओके, क्लियर हो गया। उसके बाद ये जैसे कि सेकंड डिग्री इक्वेशन, अब मैंने वर्ड किया सेकंड डिग्री इक्वेशन, तो डिग्री क्या होता है अब, ठीक है। होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ढेर सारे हम लोग फैंसी फैंसी वर्ड्स आपको अब देखने को मिलेंगे जो हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट होता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको जेडब्ल्यू मेंस एडवांस दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन होता है इसके कंसेप्ट कहीं ना कहीं थ्रू आउट मैथमेटिक्स में आपको यूज करने को मिलेगा। ओके, उसके बाद जैसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन कंप्लीट होता है मैं किस पे जाता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्लास 11 का पार्ट है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है, जब आप मान लो रूट के अंदर में आपका नेगेटिव साइन आ जाता है, तो ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए आपको रियल नंबर सिस्टम से आगे बढ़ के सिस्टम में जाना पड़ता है जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टडी करते हो। दैट मीन्स अगर मेरे से कोई स्टूडेंट पूछेगा कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर सर क्या है सर, एक थोड़ा सा एक स्टेटमेंट में बताओ, तो मैं ये बोलूंगा कि ये आपका जो डायमेंशन ऑफ कैलकुलेशंस होता है उनको इंक्रीज कर देता है, आप एक बड़े डायमेंशन में जाके कैलकुलेशंस को करते हो। तो हम लोग देखेंगे क्या है ये डायमेंशन, सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी बन जाएगा। वैसे भी ईजी है, सब कुछ ही ईजी है, ठीक है। तो ये हम लोग टॉपिक डील करेंगे जो क्लास 11 का होता है और ये जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस नाउ एंड देन आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट होता है फिर हम जाएंगे किस पे, आप देखो 3 के बाद पे विल मूव टू ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको स्कूल में एक बेसिक सा आइडिया हो जाता है ना। मान लो अगर मैं बोलूं कि लेट्स से ये मेरा एक हिल है, ठीक है, ये मेरा क्या है, एक हिल है, ठीक है। आप यहाँ पर खड़े हो, आप इसको देख रहे हो, जो देखने का जो एंगल बन रहा है, ठीक है, जो देखने का जो एंगल बन रहा है, ये लेट्स से क्या है, हिल है, ये हिल है, दिस इज द ग्राउंड ना, दिस इज द ग्राउंड, ठीक है। ये आप हो, आप इसको मान लो देख रहे हो इस हिल के टॉप को, और ये जो हिल का हाइट है वो आपको नहीं पता, लेकिन आपको यहां से यहां तक आपका डिस्टेंस पता है, ये तो आप मेजर कर सकते हो। लेट्स से ये आपका कितना है, 200 मीटर्स है, ठीक है। और ये जो एंगल आप बना के देख रहे हो ना, अब देखो मैं ऐसा स्ट्रेट देख रहा हूँ, ठीक है, तो 0 डिग्री, अब मैं उठाऊंगा एंगल बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो कुछ एक एंगल वाला से 30 डिग्री, है ना। तो इतना इंफॉर्मेशन के साथ में कैन यू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द हिल, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब हिल मेजर करने के लिए आप क्या करते हैं, एक वो मेजरिंग टेप लेके थोड़ी आप हिल को ऐसे सीधा मेजर करोगे, नहीं करोगे ना यार ऐसे। दैट मींस ट्रिग्नोमेट्री वहां पे हेल्प करता है। और ये मैंने एकदम स्कूल लेवल वाला एग्जांपल दिया। इसके बियॉन्ड हम लोग चीजें देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशंस मतलब वाइड वैरायटीज में होता है ना, मतलब बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, उसी का उल्टा वाला, आपने साइन थीटा कॉस थीटा ये सब सुना ही होगा आपने, है ना। स्कूल में आपको बेसिक सा मिल जाता है, साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, टेन एक्स, ये सब मिल जाता है। वहीं पे जब आप इनवर्स पढ़ते हो तो वो आप किसमें पढ़ोगे, इनवर्स का टॉपिक आपको किसमें मिलता है, क्लास 12 में मिल जाता है, जहां पर अब आप क्या देखोगे, साइन इनवर्स एक्स,
अब जैसे ये इनवर्स आ गया है ना, लेट्स से ये f ऑफ x ये फंक्शन होता है, ठीक है, ये क्या होता है फंक्शन, जो आप यहाँ पे सीखोगे। अभी आप बोलोगे सर आपने ऐसे क्यों लिख दिया, तो आप फंक्शन में सीखोगे ना, ये क्या हो जाता है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। जो इनवर्स फंक्शन भी आप फंक्शन में ही सीखते हो कि एक फंक्शन का इनवर्स होता क्या है। वहां पे आप डोमेन, रेंज, ढेर तरीके की बात, मतलब टॉपिक्स के बारे में आप बात करते हो, ठीक है। तो वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी आपको जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस में भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आता है दैट इज द डिफरेंशियल कैलकुलस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, मतलब इंपॉर्टेंट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग क्या सीखते हैं। अब आप कैलकुलस में आपको आपका एंट्री होता है ना, एंट्री लेवल होता है कैलकुलस में। आप लिमिट वजह से वर्ड को सुनोगे, डेरिवेटिव वर्ड सुनोगे, मैक्सिमा मिनिमा ये सब वर्ड सुनोगे, फैंसी फैंसी वर्ड्स नए नए सुनोगे, जिसका आइडिया आपको स्कूल में बिल्कुल भी नहीं था। कैलकुलस जो होता है वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, इंटरेस्टिंग होता है, और इसका एप्लीकेशन आपको इंजीनियरिंग तक देखने को मिलेगा। समझ रहे हो, आप जो 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ोगे थ्रू आउट आपको कैलकुलस का यूज एकदम खतरनाक तरीके से देखने को मिलता है। भले आप मैकेनिकल में जाओ, सिविल में जाओ, इलेक्ट्रिकल में तो इंटेंस मैथमेटिक्स यूज होता है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, बट दूसरे ब्रांचेस में भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा, जहां पे कैलकुलस जो होगा उसका डोमिनेटिंग रोल होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल कैलकुलस की, तो यहाँ पे आप रेट के बारे में बात करते हो, है ना। रेट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज विद रेस्पेक्ट टू समथिंग चेंज हो रहा है, तो उन दोनों के रिलेशनशिप को आप कैसे स्टडी कर रहे हो, है ना। मान लो मैं आप पे डिपेंड कर रहा हूं, तो अगर मैं चेंज होता हूं तो आपके ऊपर मेरा कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, तो आप किस तरीके से चेंज करो। तो ऐसी चीजों के बारे में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में डील करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे लिमिट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ग्राफ का बहुत ज्यादा अच्छा यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। अभी मैं बहुत ज्यादा इसको आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए आप बहुत ज्यादा नए हो, है ना, मतलब ये आपके लिए बहुत ज्यादा नया है, आप भी इसके लिए बहुत ज्यादा नए हो। तो इसके बारे में जब मैं चैप्टर्स को स्टार्ट करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक बच्चा मेरे को एक बात पूछ सकता है कि सर जब आप जेडब्ल्यू मेंस को डील कर रहे हो तो सर 11 के टॉपिक्स आए पहले, ठीक है, इनवर्स तो चलो 12 में आते सर, ठीक है, और अब हम लोग क्लास 11 12 की बात करें तो क्लास 11 में बस आपको थोड़ा सा आइडिया मिलता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का। रेस्ट ऑफ द डिफरेंशियल कैलकुलस, मैक्सिमा, मिनिमा एंड ऑल जितना भी आता है वो आपको किस में मिल जाता है, वो आपको क्लास 12 में मिलता है। तो जैसे ही आप क्लास 12 में जाओगे तो कोई भी स्टूडेंट मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर अब आप 12 का स्टार्ट करो लेकिन हम तो क्लास 11 में है। तो वहां पे आप एक बात सोचो, आप अपने बोर्ड्स के साथ डील कर रहे हो, है कि नहीं। उसके बाद आप जेडब्ल्यू मेंस को टारगेट किया, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 11 के बाद जेडब्ल्यू मेंस देने वाले हो, आप 11 12 तो पढ़ाई करोगे ना। तो जैसे ही आप 3 4 चैप्टर्स पढ़ोगे, आपको प्रैक्टिस भी तो करना होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन। मैं तो चलो अपने एंड से आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। मतलब वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, मैं कोशिश करूंगा कि सारे मॉडल्स का क्वेश्चन ही कवर कर डालूं, ठीक है, ताकि आपके लिए कुछ भी नया ना हो। बट स्टिल आपको प्रैक्टिस तो करने पड़ेंगे। तो जब मैं क्लास 12 के टॉपिक को स्टार्ट करूंगा और लेट्स से आप क्लास 11 में हो, तो आप 11 वाले पार्ट को पढ़ोगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आप थोड़ा सा होल्ड पे रहोगे क्योंकि आगे फिर से 11 के टॉपिक्स आएंगे, तो आप उसको टारगेट करोगे, ये वीडियोस आपके पास अवेलेबल रहेंगे, तो आप उसको बाद में भी देख सकते हो। अगर कोई 12 का बच्चा है तो उसको देखेगा। तो इस तरीके से ओवरऑल अरेंज किया गया है कि एक 11 के बच्चा पढ़ भी सकता है, जब 12 का टॉपिक स्टार्ट हो वो रुकेगा, अपना प्रैक्टिस भी करेगा। उस टाइम में जो 12 का बच्चा है वो आराम से अपना लेक्चर्स को देखेगा, समझ रहे हो। और मीनवाइल उसके पास 11 के भी लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे, तो अगर वो रिवाइज करना चाहता है तो प्रॉपर वे में वो रिवाइज भी कर सकता है। तो इसीलिए मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल होता है ये स्टाइल होता है। इसमें मैं पूरा जस्टिफाई करता हूं कि क्यों मैं इस वे में पढ़ाता हूं, ठीक है। क्यों मैं इस वे में पढ़ाता हूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ओवरऑल कैलकुलस में ही आपको ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेगा। तो अगर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री ना पढ़ाऊं और सीधा कैलकुलस से स्टार्ट कर दूं, बहुत लोग ऐसा करते हैं, तो मेरे को लगता है इट्स नॉट ए गुड थिंग, है ना, इट्स नॉट ए गुड थिंग। आपको क्वालिटी इक्वेशंस का एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, आपको कॉम्प्लेक्स वर्ड्स के बारे में अच्छा एक आइडिया होना चाहिए। चलो कॉम्प्लेक्स तो बहुत ज्यादा यूज नहीं करोगे आप यहाँ पे, बट स्टिल चलो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह तो बहुत ज्यादा यूज करोगे। तो इसमें आपको जब पहुंचोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री एंड बेसिक मैथमेटिक्स का एक अच्छा आइडिया हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस डील करेंगे, यहाँ पे आप मैक्सिमा मिनिमा भी आप पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो अगर मैं आपको बोलूं लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये मैंने आपको क्या बोला, लेट्स से -7 से 7 के बीच में, ठीक है। -7 से 7 के बीच में इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, है ना। तो आपके पास क्या है, एक वे आप -7 पुट करो, आप -6.5 पुट करो, आप -6.4 पुट करो, -6.2 पुट करो, ढेर सारा नंबर पुट करके देखो। मतलब अनलिमिटेड ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स है यहाँ पे। -7 से 7 के बीच में रियल नंबर्स कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर्स है ना। तो आप सबको पुट करो और कैलकुलेट करो, जिसका मिनिमम आएगा वो कर लो। बट क्या आप ऐसा करोगे, नहीं करोगे। तो इसमें आपको कौन हेल्प करने वाला है, कैलकुलस हेल्प करेगा। क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कि इसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और कहां पे होगा। तो यहाँ पे हम बहुत सारी बात करने वाले हैं, समझ रहे हो, बहुत सारे बात करने वाले, ठीक है। चलो
तो बस सिंपल सा एग्जांपल दिया है ना, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आप क्या क्या ब्यूटीफुल चीजें आप पढ़ने वाले हो। ग्राफ के बारे में देखेंगे, अगर कोई ग्राफ है ना, तो क्या वो बढ़ रहा है तो बढ़ते जाएगा, अगर एक ग्राफ है उसका अगर डिक्रीजिंग नेचर है तो कैसे डिक्रीज करेगा। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बात करेंगे हम लोग, ठीक है। कि अगर मैं आपको ऐसा कोई एक फंक्शन दे दूं, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है, और बोलूं कि क्या वो बढ़ते रहेगा, क्या वो घटेगा, तो इस तरीके की चीजें आपको कैलकुलस ही हेल्प करेगा जज करने के लिए, क्योंकि आप मैनुअली तो पुट करके नहीं देखोगे ना, तो इस तरीके से कैलकुलस आपका इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस, इट्स अ वास्ट टॉपिक, बहुत सारे उसके अंदर सब टॉपिक्स आते हैं। जैसे ही वो खत्म होता है अपन जंप करेंगे किस पे, इंटीग्रल कैलकुलस, जो डोमिनेटिंगली क्लास 12 का पार्ट होता है ना। डोमिनेटिंगली किसका पार्ट होता है, क्लास 12 का पार्ट होता है। तो जैसे हम लोग क्लास 12 में मूव कर जाएंगे, हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस भी पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस का भी कुछ पार्ट्स होगा, ठीक है। तो इंटीग्रल कैलकुलस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एरियाज, वॉल्यूम्स, ये सब के बारे में बात करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। दैट मींस एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, लेट्स से ये क्या है, मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, आपको पता होता है। और वही y क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, हम लोग लिखते हैं। बात करेंगे ना क्यों सर आपने y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिख दिया, x इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स क्यों नहीं लिखा, क्या ये वैलिड है, इनवैलिड है, सब बात करेंगे ना, आपका कांसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे, लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर दिया, ये ग्राफ है, आप पूछोगे सर इसका इक्वेशन क्या है, मैं बोलूंगा ठीक है हम लोग देखेंगे ना क्या है, दिस इज अ रैंडम ग्राफ ना, दिस इज जस्ट अ रैंडम कर्व, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे लेट्स से ये कितना है आपका 2 है, अगर मैं बोलूं ये कितना है आपका लेट्स से 7 है, मैं आपको ये पूछ देता हूँ कि आप मेरे को बताओ कि जो एरिया है ये कितना है ना, ये जो एरिया है ये कितना है। तो आप बोलोगे सर एरिया कैसे है सर, हम कैसे निकालेंगे, हमें तो मालूम ही नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपको ऐसे दे दूं और मैं बोल दूं कि ये आपका एक रेक्टेंगल है, ये 0 है, ये लेट्स से 4 है, और ये आपका लेट्स से 2 है, समझ रहे हो। अब अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा आप बताओ कि यहाँ पे एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो हम लोग स्कूल में सीखते हैं, है ना, ये तो हम लोग स्कूल में सीखते हैं, और इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू हाइट कर दो आप इसका, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो 4 इंटू 2 तो आप 8 बोल दोगे, 8 स्क्वायर यूनिट, है ना, 8 स्क्वायर यूनिट, जो भी इसका यूनिट है वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सर इसका तो हम नहीं निकाल सकते, तो इसको निकालने के लिए ही इंटीग्रल कैलकुलस आपको हेल्प करेगा। तो आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि क्यों आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। तो हम लोग बहुत चीजों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि एरिया निकालने के लिए आपको सिंगल इंटीग्रल ही मिलेगा, है ना, ऐसा एक सिंबल देखने को मिलेगा। अगर कोई पढ़ लिया है तो उसको आइडिया होगा, ऐसा एक सिंगल देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं तो एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ, जो आप इंजीनियरिंग के बाद सीखने वाले हो, ठीक है। तो वहां पे डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल का कंसेप्ट होता है, तो मैं कई बार उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। उससे क्या होता है ना, जेडब्ल्यू का बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं, मतलब समझो। आइडियली वो क्लास 12 के बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहिए, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो तो आप में उतना पोटेंशियल है, आप लर्न कर सकते हो। इसलिए मैं बहुत सारी बातें एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से भी करता हूँ, जो बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जो जनरली आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको जेडब्ल्यू तक ही पढ़ाया जाएगा। और मैं गेट के बच्चे को पढ़ाता हूँ, जो आप इंजीनियरिंग के बाद पढ़ते हो, तो इसीलिए मैं उसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन करता हूँ जेडब्ल्यू में भी, ठीक है। चलो ये इंटीग्रल कैलकुलस का बात हो गया। अब अगर मैं बोलूं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस सीखे, इंटीग्रल कैलकुलस सीखे, इसका जो पूरा मिक्सिबिलिटी होगा वो आप यहाँ पे सीखोगे किस पे, डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना। और इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन तो मतलब वास्ट है ना, हर जगह पे आपको इंजीनियरिंग में हर जगह देखने को मिलेगा कैलकुलस का ही एप्लीकेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में लोग जाएंगे, देखेंगे क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। अल्टीमेटली डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के पहले आपको समझना होगा इक्वेशन क्या होता है ना। इक्वेशन समझोगे उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसमें डिफरेंशियल एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंशियल्स होंगे, है कि नहीं। फिर हम ये भी देखेंगे कि एक डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में क्या डिफरेंस होता है। बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि डेरिवेटिव वो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन डेरिवेटिव अगर मैं पूछ दूं अचानक से कि बेटा बताओ कि डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में डिफरेंस क्या होता है, सर नहीं पता सर, हम तो निकालते हैं dy बाई dx। जिसको आता है, जो पढ़ा है, उसको थोड़ा सा आइडिया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस वे में कवर करेंगे ना चीजों को, आपका थ्योरी वाला जो पार्ट होता है, जो फंडामेंटल होता है, वो बहुत ज्यादा क्लियर हो। आपसे कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, कोई भी, क्या बोला मैंने, कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, आप तुरंत उसका आंसर दोगे। क्या बोला मैंने, तुरंत उसका आंसर दोगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं इतना वेराइटीज आपको करा दूंगा ना, आपके लिए मतलब लेस देन 5% चांसेस होगा कि वो क्वेश्चन आपके लिए नया हो, और मे बी लेस देन दैट, है ना, मे बी मच लेसर देन दैट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन भी कवर कर लेंगे। उसके बाद आप देखोगे सीक्वेंस एंड सीरीज, अब चीजें थोड़ा सा बदलेंगी, है ना। तो ये वाला जो पार्ट होता है वो पूरा ही 12 का ही पार्ट होता है आपका मेजरली, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन मेजरली, ठीक है। उसके बाद मैं फिर पढ़ाता हूँ किसके बारे में, सीक्वेंस एंड सीरीज। अब फिर से आ गया क्लास 11। तो क्लास 11 का जो बच्चा है, मीनवाइल बहुत टाइम मिल गया उसको स्टार्टिंग के 4 चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। अब वो फिर से पढ़ेगा सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है और इजी भी होता है, और ये जेडब्ल्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूछोगे कि सर ये कितना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी वेरी, मतलब मैं जितना वी लगाऊं उतना ही कम है।
समझ रहे हो कौन से टॉपिक्स? ये डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, देन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको छोड़ के जेडब्ल्यू में एग्जाम देने मत जाना, कहीं से भी पढ़ रहे हो मत जाना, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि बेटा इसको मत पढ़ो फिर चले जाओ एग्जाम के लिए, मैं बोलता हूँ यार आप गलत जगह पे हो, फिर आपको सही जगह चुनने का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब आता है किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। तो अगर सीक्वेंस एंड सीरीज की मैं बात करूं तो देखो, फॉर एग्जांपल अपने डेली लाइफ में अगर मैं पूछूं, लेट्स से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 99 नंबर पे जो नंबर आएगा ना वो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर फर्स्ट में तो 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में 4 है, तो 99 में 99 आएगा। मैं बोलूंगा यस, वेरी गुड, सुपर्ब, है ना, एकदम सुपर्ब, ठीक है, एकदम सुपर्ब, ठीक है, 99 आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो 3 है ना, 7 है, 11 है, 15 है, डॉट डॉट डॉट, इसका ना 187 टर्म क्या होगा? लेट्स से 187 टर्म क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये तो अब दिक्कत हो गया, है ना, अब तो ये दिक्कत हो गया सर, कैसे निकालेंगे सर, नहीं पता। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट। फिर हम लोग देखेंगे कि उसको हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं, लेट्स से आपके पास क्या है, लेट्स से 2 है, देन क्या है आपके पास 6 है, देन आपके पास क्या है 18 है, देन आपके पास इस तरीके से नंबर आपके बढ़े जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आपके नंबर बढ़े जा रहे हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका मेरे को ना 71st टर्म चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे? वहां पे आपका ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, यहाँ पे ना ऐसी चीजों के बारे में आप डील करोगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके के बारे में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में, है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोग देखेंगे ना, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब क्या होता है, क्या दोनों सेम है या डिफरेंस है, सब कुछ बात करेंगे, एकदम बेसिक से उठा के बात करेंगे। क्लास 11 का पार्ट होता है, एग्जाम में इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा, समझ लो। तो सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इससे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अरे हो सकता है एक साल अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आएगा नहीं ना, इंपॉर्टेंट है ये, मतलब एवरी ईयर आपको देखने को मिलता ही है, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है, बहुत सिंपल है, आराम से कर लेंगे इसको कवर हम लोग। उसके बाद जो आता है वो है बाइनोमियल थ्योरम, जो फिर से आपका किसका पार्ट बनता है? क्लास 11 का पार्ट बनता है। बाइनोमियल थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा सर आइजैक न्यूटन का आपने नाम सुना होगा। सर आइजैक न्यूटन ने अपने बहुत सारे पेपर जो उन्होंने सबमिट किया था, उसमें उन्होंने मैथमेटिक्स में जहां पे भी रोल आया था ना, मैक्सिमम बहुत जगह पे उन्होंने किसका इस्तेमाल किया है? बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया है उन्होंने, ठीक है। यही बाइनोमियल थ्योरम आपको देखने को कहां पे मिलेगा? प्रोबेबिलिटी में देखने को मिलेगा। इवन जो आप अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़े हो, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, सेट का बहुत ज्यादा यूजेस आपको देखने को कहां पे मिलेगा? प्रोबेबिलिटी में। बाइनोमियल थ्योरम के यूजेस कहां देखने को मिलेगा आपको? प्रोबेबिलिटी में, जब आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सिंपल होता है। तो मैं इसके बारे में एक बेसिक सा बात कर लेता हूं। अगर मैं आपको बोलूं लेट्स से a प्लस बी होल स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर ये तो हम स्कूल में पढ़ते हैं। मैं बोलूंगा कि यस ठीक है पढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं कि लेट्स से a प्लस बी होल क्यूब, है ना, तो आप क्या बोलते हो? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना। इस तरीके से आपका बढ़ते जाएगा। अगर मैं बोलूं कि लेट्स से a प्लस बी टू द पावर 95, है ना, तो ये क्या होगा? दैट मीन जब a प्लस बी होल स्क्वायर किए एक पैटर्न देखने को मिला, जब a प्लस बी होल क्यूब किए तो एक कुछ देखने को मिला। तो क्या इसका कोई सिस्टमेटिक पैटर्न है? क्या एक कोई ऐसा वे है जिससे मैं सीधा a प्लस बी टू द पावर 95 कैलकुलेट कर लूं? या फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि लेट्स से अगर मैं ऐसे पूछ देता हूं 1 प्लस एक्स टू द पावर 2, तो ये क्या आएगा आपको? देखो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आएगा, है कि नहीं? अगर मैं बोल दूं आपसे 1 प्लस एक्स टू द पावर 99, ऐसा अगर मैं पूछ दूं, तो अब मैं देखो आपको 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर दे सकता हूं और पूछ सकता हूं कि जो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, तो आप बोल दोगे कि सर ये तो 2 है। क्यों? क्योंकि आपने सीधा कैलकुलेट कर लिया। कहां से सीखे? आप तो स्कूल में सीखे हो ये बात। लेकिन अगर मैं आपको ये दे दूं तो आप क्या करोगे? आपके पास एक तरीका है, आप क्या करोगे? दिन भर बैठ जाओ, एकदम मोटा सा कॉपी लेकर आओ और ऐसे कैलकुलेट करो 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, इसको कैलकुलेट करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास में, है ना। फिर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करो, फिर आपके पास 1 प्लस एक्स होल क्यूब आ जाएगा, है ना। यू कीप ऑन डूइंग दिस। उसके बाद जाके हो सकता है 1 2 3 4 10 दिन बाद में अगर कैलकुलेशन गलती ना करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। जहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो इस पे कितने टर्म्स होंगे, ये मैं आपसे पूछ सकता हूं, जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर में कितना टर्म है? 3 है। a प्लस बी होल क्यूब में कितना? 4 टर्म आएगा। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 19 में कितने टर्म्स आएंगे, है ना। उसमें आपका लेट्स से x टू द पावर जो 7 आएगा उसका कोफिशिएंट क्या होगा? ऐसे में ढेर सारे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं। तो ये सब चीज आप किस में पढ़ते हो? बाइनोमियल थ्योरम में या फिर बाइनोमियल एक्सपांशन में पढ़ते हो। तो उसी तरीके से आपका देखो, पहले हम लोग ये भी जानेंगे कि बाइनोमियल होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। मोनोमियल क्या होता है? ट्राइनोमियल क्या होता है? क्या आप इसको एक्सपांड कर सकते हो? 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर लेट्स से सम 7, क्या आप इसको कोई टेक्निक है क्या करने का? या फिर लेट्स से यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स है,
टू दी रेस टू दी पावर n है तो आप उसको कैसे एक्सपांड करोगे, ये सब कुछ हम देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम में। जितना रिक्वायरमेंट होता है क्लास 11-12 के बच्चे को, और मैं हमेशा उसके बियॉन्ड ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। जब आप मेरे से पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग 10 कंप्लीट किया, फिर हम किस पे आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो वन ऑफ द सिंपलेस्ट होता है, बहुत इजी होता है, और इसका क्वेश्चन कैलकुलस के साथ मिक्स करके बहुत ज्यादा दिया जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब स्ट्रेट लाइन के बारे में तो सबको ही आइडिया होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप स्ट्रेट लाइन नहीं समझ रहे हो, अगर नहीं भी पढ़े हो तो इतना समझ में आएगी सर स्ट्रेट लाइन क्या होता है, सर दिस इज द स्ट्रेट लाइन, है ना, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। अगर वो कर्व नहीं है तो क्या है आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एकदम स्ट्रेट जाएगा वो, ओके। हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन भी क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे कि अगर ये आपका क्या है, कार्टेशियन प्लान है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसका इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया इक्वेशन, दैट मींस आपको इक्वेशन का आइडिया होना पड़ेगा कि इक्वेशन बेसिकली होता क्या है, ठीक है, और कितने डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम इसके इक्वेशन को लिख सकते हैं। क्या एक ही वे है, क्या दो वे है, क्या तीन वे, चार वे है। हम लोग देखेंगे कुछ वे ऐसे होंगे जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा, दैट मींस अब आपको ट्रिग्नोमेट्री जानना पड़ेगा। इसीलिए देखो मैंने कहा पे 4th चैप्टर में क्या पढ़ा डाला, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा डाला, क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह पे आप क्या लोगे, पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करोगे। आप नोट कर लेना इस बात को, पैरामेट्रिक फॉर्म को। तो आप देखेंगे ना कि पैरामेट्रिक फॉर्म जो आप लोगे तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का फिर से यूज होगा, तो इसीलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं इस फ्लो में पढ़ाता हूँ, क्योंकि जब भी मैं किसी चैप्टर में किसी चीज के बारे में बात करूंगा ना, उसके बारे में आपको 100% आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं थोड़ा सा बात कर दिया फिर बोलूंगा अरे इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। मैं ऐसे करता ही नहीं हूँ। मेरा डिजाइन इस तरीके से होता है पढ़ाने का कि जब मैं ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ 15, दैट मीन्स 15 में 1 से लेके 14 तक का यूजेस होगा, जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है। क्यों? क्योंकि सर आपको पहले पढ़ा चुके हैं ये सब चीजें, बस यही बात है, ठीक है। चलो स्ट्रेट लाइन हम देखेंगे, फिर मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन है, फिर हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वैसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट फिर भी जब मैं स्ट्रेट लाइन पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा 2-4 घंटे एक्स्ट्रा लेके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर ले, ताकि आपको एक आइडिया रहे, ठीक है। वहां पे मैंने किसके बारे में बात किया, एक स्ट्रेट लाइन के बारे में बात किया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है स्लोप, स्लोप, है ना। देखेंगे इसका कैलकुलस के साथ में कैसे रिलेट करेंगे हम लोग स्लोप को, ठीक है। चलो उसके बाद में क्या बोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब मान लो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। अगर मैंने आपको बोला कि 2 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो उसके बीच का एंगल कितना होगा, ये थीटा हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में और क्या बात कर सकते हैं हम लोग, देखो कि अगर मान लो, है ना, 2 पॉइंट्स है ना, तो आप क्या कंडीशन निकालोगे कि दो पॉइंट्स है वो एक स्ट्रेट लाइन, मतलब दोनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे ही लाई करते हैं। ऐसा भी हो सकता है ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करे, ये पॉइंट दूसरे स्ट्रेट लाइन पे लाई करे, बट हम चाहते हैं ऐसा कंडीशन ढूंढना कि दोनों जो पॉइंट है वो एक ही स्ट्रेट लाइन से लाई करे, है ना। तो ये सब बहुत सारी और भी बहुत सारी चीजें आएंगी जो हम लोग किसमें सीखेंगे, स्ट्रेट लाइन में सीखेंगे। उसी तरीके से हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सीखेंगे कि एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होता है। देखो मैंने फिर से क्या यूज किया, सेकंड डिग्री इक्वेशन। दैट मींस आपको डिग्री क्या होता है इसका आइडिया होना, इक्वेशन क्या होता है इसका आइडिया होना, जो कि आप पहले पढ़ चुके होगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, ठीक है। तो एक सेकंड डिग्री इक्वेशन कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा वो हम लोग देखेंगे, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो बहुत कुछ हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, स्ट्रेट लाइन इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत ज्यादा आपको इजी इजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है किसके बारे में, कोनिक सेक्शन के बारे में। अब देखो कोनिक सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, है ना। कोनिक सेक्शन में देखो कुछ स्पेशल फिगर होगा जिसके बारे में आपने अपनी लाइफ में अभी तक सुना होगा, जिसमें से एक होता होगा सर्कल। इसके बारे में आपने पक्का सुना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद एक आता है आपका इलिप्स, जो ऐसा दिखता है ना, ऐसा दिखता है। इसको आप क्या बोलते हो, इलिप्स बोलते हो। तो ये दोनों के बारे में सुना होगा। उसके बाद आपका आता है हाइपरबोला, आता है पैराबोला आता है। इसके बारे में हो सकता है आपने नहीं सुना होगा, और आता है आपके पास क्या, हाइपरबोला। तो हो सकता है ये दोनों के बारे में आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये दोनों के बारे में तो पक्का सुना होगा, ठीक है। और इसके बारे में तो मस्त सुना ही होगा, सर्कल के बारे में मस्त। स्कूल में आप प्लेन ज्योमेट्री पढ़ते हो, सर्कल उसमें एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। चलो ठीक है, ये आपने पढ़ा है, ओके। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कब एक सर्कल बनता है, कैसे बनता है, एक इलिप्स कब बनता है, कैसे बनता है ना। एक सेकंड डिग्री इक्वेशन किस किस कंडीशन में एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, एक इसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा। ये वेराइटीज ऑफ बातें हम लोग, टेंजेंट का क्या कंडीशन होगा इस पे, समझ रहे हो। बहुत कुछ बात करने वाले हैं हम लोग किसके किसमें, इस चैप्टर में कोनिक सेक्शन, जिसका नाम होता है, नाम ही है कोनिक सेक्शन। दैट मींस ये क्या होता है, एक कोन का वेरियस पार्ट्स होता है। अगर मैं बोलूं ये कोन होता है, अब आप बोलोगे हाँ सर कोन के बारे में तो हमको अच्छा आइडिया है, हमने स्कूल में पढ़ा है। इस कोन को अगर आप डिफरेंट डिफरेंट वे में काटोगे तो डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स बनते हैं, जो कि यही सब फिगर्स बनते हैं, ठीक है। तो यही हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कोनिक सेक्शन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यू मेंस एंड एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्लास 11 का पार्ट बनता है, और इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलो जैसे ही वो कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग किसमें मूव करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। दैट मींस जैसे आपका स्ट्रेट लाइन मतलब 2 डायमेंशन कवर हो गया, फिर हम लोग किसमें मूव करते हैं, 3 डायमेंशन में, ठीक है। ये सब हम लोग किसमें कवर करते हैं, 2 डायमेंशन में। ये हम लोग किसमें आ गया, 3D में।
तो जैसे कि अब 3D क्या हो जाता है, जब आप 2 डायमेंशन ड्रॉ करते हो तो आप सीधा क्या करते हो, आप ऐसे ड्रॉ करते हो, ये एक डायमेंशन, ये एक डायमेंशन। 3D में क्या हो जाएगा, आप ऐसे ड्रॉ करोगे, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। अब आपका 3 डायमेंशन हो गया, ठीक है। 3 डायमेंशन, हम लोग जो कुछ देखते हैं, जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, सब कुछ 3 डायमेंशन में हो रहा है, ठीक है। तो 3 डायमेंशन में जब आप जाते हो तो सेम बहुत सारी आप वही बातें करते हो, है ना। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ में क्या एंगल मेक करेगा, है ना। फिर हम लोग इसमें जब हम लोग 3D में मूव करते हैं तो हम लोग प्लेन के बारे में बात करते हैं। जब हम लोग 2D में रहते हैं तो हम लोग लाइंस के बारे में बात करते हैं। जब 3D में मूव करेंगे हम लोग प्लेन्स के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। कि अगर दो प्लेन है, प्लेन मतलब क्या होता है, आप एक पेज ले लो ना, पेज को ऐसा ऐसे रख दो हवा में, है ना, तो वो एक प्लेन प्लेन बन रहा है ना आपका। तो दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, उसका क्या कंडीशन होगा। कोई एक पॉइंट है वो दोनों प्लेन पे लाई करेगा, उसका क्या कंडीशन होगा। तो डिफरेंट हम लोग, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन सेम आपके प्लेन पे लाई करेंगे, इसका क्या कंडीशन होगा। तो हम लोग बहुत सारी बातें, ये सब कुछ 3D में पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, है ना। तो जितने चैप्टर है सभी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आई थिंक नो, वेक्टर अलजेब्रा, सॉरी, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा, इसको हम लोग एक्सचेंज करके पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में लास्ट में रखता हूँ क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से डील करता हूँ मैं इसको, और बच्चों को थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगता है, बट मैंने आपको पहले ही बोला कि जब आप हमसे कनेक्ट होगे और जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिफिकल्ट जैसा कोई चीज वर्ड ही नहीं होता, इतना जो फ्लो होगा लर्निंग का वो बहुत ज्यादा स्मूथ होने वाला है, ठीक है। चलो, वेक्टर अलजेब्रा। अब वेक्टर और स्केलर के बारे में आपको फिजिक्स के मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है फर्स्ट या सेकंड क्लास में आपको पढ़ाया जाए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो वेक्टर अलजेब्रा में आप वेक्टर क्वांटिटीज का क्या क्या नेचर प्रॉपर्टीज होता है वो सब चीज के बारे में आप यहाँ पे सीखोगे। तो मैं बता देता हूँ, एक लाइन होगा जिसपे एक एरो लगा होगा, तो पूरा चैप्टर उसी पे स्टडी करता है, समझ रहे हो। अब ये लाइन क्या है, एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, सब कुछ देखेंगे ना हम लोग वेक्टर में, ठीक है। तो ये आपके लिए एकदम नया है, सिंपल होगा, बहुत ज्यादा इजी बना देंगे, और स्कोरिंग होता है, और इससे आपको एवरी ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही, ठीक है। डन। अब अगर मैं बात करूं किसके बारे में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का तो आपको रियल लाइफ में मैं बोलता हूं कि कभी भी यूज हो सकता है, समझ लो, कभी भी यूज हो सकता है ना। मतलब लेट्स से अगर मैं बोलूं कि आपके पास एक बैग है, तो ये ना एकदम रियल लाइफ चीजों के साथ डील करता है ना। एक यहाँ पे क्या है, आपके पास बैग है, यहाँ पे मान लो 5 ग्रीन बॉल्स है और 4 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कितने नंबर, अब मान लो कि सारे के सारे बॉल से डिफरेंट है, 5 ग्रीन बॉल्स है, सारे डिफरेंट है, G1 G2 G3 G4 G5 मान लो, और ये 4 ब्लैक बॉल्स है, B1 B2 B3 B4 मान लो, ठीक है। तो इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आप यहाँ से दो बॉल निकालोगे सच दैट एक बॉल आपका ग्रीन हो और एक बॉल आपका ब्लैक हो। तो सोचो आप मैथमेटिकली काउंट करोगे, समझ, आप मैथमेटिकली काउंट करोगे चीजों को, तो इजंट इट ब्यूटीफुल। तो ये सब चीजें किसमें आती है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है आप कैसे सेलेक्ट करते हो। हम लोग देखेंगे कि सिलेक्शन अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस है, ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, कहां पे ऑर्डर मैटर करेगा, कहां पे ऑर्डर नहीं मैटर करेगा, समझ रहे हो। तो ये सब चीज जब एक टीम को आप सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक छोटा सा बात कर देता हूं, आपको ना एक क्रिकेट टीम सेलेक्ट करना है, आप मैनेजर हो, आपको एक क्रिकेट टीम सेलेक्ट करना है, तो आप 11 लोगों को सेलेक्ट करोगे। अब ये तो मैटर नहीं करता कि कौन सा प्लेयर को आप लेफ्ट में रख रहे हो, कौन से प्लेयर को आप राइट में रख रहे हो इन द लाइनअप, आप बस 11 प्लेयर को सेलेक्ट करोगे। तो वैसे रियल लाइफ एप्लीकेशन में आप कॉम्बिनेशंस का यूज करोगे। तो ये सब हम बातें करेंगे, परम्यूटेशन का रिक्वायरमेंट कहां पे पड़ेगा, जहां पे ऑर्डर मैटर करता है कि आप कैसे ले रहे हो, तो परम्यूटेशन हम लोग यूज करेंगे, जहां पे नहीं मैटर करता हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, और यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल लाइफ में कहीं पे भी यूज हो सकता है, ठीक है। ओके चलो, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो 15 चैप्टर हुए अभी तक। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो क्या है, हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी, है ना। हमारे पास क्या है, आपके पास देखो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे, किसी भी चीज का होने का या नहीं होने का कितने ज्यादा चांसेस है, समझ रहे हो। हमारे पास डेटा गिवन होंगे, बेस्ड ऑन दैट डेटा वी विल कैलकुलेट कि ये चीज होने का चांसेस क्या है, समझ रहे हो। तो इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी में डील करेंगे, ये आपको इंजीनियरिंग में भी देखने को मिलेगा, और इसका एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में बहुत पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी का वाइड यूजेस होता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कोरिंग होता है एवरी ईयर, इससे क्वेश्चन आएगा, चैलेंजिंग होगा थोड़ा सा, लेकिन हम इतना प्रैक्टिस करेंगे कि ये चैप्टर को पूरा इजी कर देंगे। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है ना। प्रोबेबिलिटी आपको थोड़ा सा देखो, 3D प्रोबेबिलिटी आपको 11 में देखने को मिलेगा, 12 में भी देखने को मिलेगा। 11 में थोड़ा बेसिक सी बातें करते हैं, 12 में और कुछ एडवांस टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है इसमें, आपके 4-5 थ्योरम गिने चुने हैं जो आप अच्छे से समझ गए तो उसका एप्लीकेशन एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए, अगर आप अच्छे से समझ गए तो, ठीक है।
तो ये हो गया प्रोबेबिलिटीज, ये हो गया स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आप लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स से पढ़ लेते हो, जहाँ पे वहाँ पे बेसिक से बात होता है, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, डिस्पर्सन, ये सब टर्म्स के बारे में आप लोग बात करते हो, ठीक है। तो वो हम लोग किसमें देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स में, कि मीन क्या होता है। मीन जैसे कि मान लो आपने 10 का एग्जाम दिया, 6 सब्जेक्ट थे, इस सब्जेक्ट में आपको किसी सब्जेक्ट में 87 मिला, किसी में 90 मिला, किसी में 95 मिला, तो आप कैसे निकालते हो एवरेज, सबको ऐड करते हो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 6 कर देते हो। तो मीन क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस। वैसे ही आप मोड पढ़ते हो, स्कूल में भी आपको मिलता है मोड, ठीक है। तो मोड का मतलब क्या होता है, उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है अपार्ट फ्रॉम कैलकुलेटिंग। देखो मेरा मैथ पढ़ाने का स्टाइल हमेशा ऐसा होता है कि जैसे आप पढ़ते हो ना, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि रियल लाइफ में इसका यूज क्या है। अगर रियल लाइफ में मैथ्स का यूज ही नहीं है तो हम लोग पढ़ के अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। यूज होता है ना, मतलब इस रियल वर्ल्ड को मैथ्स ने ही जन्म दिया, आप ऐसा बोल सकते हो ना। इट्स लाइक द मदर ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब इसके बिना कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। आप फिजिक्स पढ़ते हो, विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स जीरो। आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, विदाउट मैथमेटिक्स सब कुछ जीरो हो जाएगा ना, अगर मैथ्स नहीं है। नंबर ही हटा दो, मैथ से बाकी चैप्टर्स को छोड़ दो, नंबर्स हटा दो बस, सब ब्लैंक हो जाएगा ना, पूरा वर्ल्ड आपको ब्लैंक दिखेगा। मतलब आपको नहीं दिखेगा अलग बात है, फोन वन पे बिजी हो आप, सब बंद हो जाएगा, समझ रहे हो। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैथ्स का अंडरस्टैंडिंग होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हो। रियल लाइफ में क्या आपके अगल बगल में डेली ऐसा कुछ होता है जहां पे इस चैप्टर का यूज हो सकता है। इस तरीके की चीजों के लिए हम लोग प्रॉपर वे में डील करेंगे और देखेंगे कि रियल लाइफ में भी क्या होता है और क्वेश्चंस भी कैसे पूछे जाते हैं। आपका नॉलेज भी होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी भी होना चाहिए आपका। ओके चलो, उसके बाद जैसे ये खत्म होता है, आपका ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो चुका है। उसमें मिसलेनियस टॉपिक में मैं लास्ट में पढ़ाता हूँ ये सब टॉपिक्स इन जनरली, जहां पे इनइक्वालिटीज होता है। बट इनइक्वालिटीज में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, समझ रहे हो। जब मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ाता हूँ उसके बाद भी मैं थोड़ा बहुत बात कर लेता हूँ इनइक्वालिटीज का, तो इसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे, कहीं ना कहीं जहां जहां यूज होता है हम लोग वहां पे पहले ही पढ़ चुके होंगे, ठीक है। चलो, फिर आता है लॉगरिथम, है ना। काफी सारे स्टेट बोर्ड्स में लॉगरिथम का चैप्टर होता है, तो उनको एक थोड़ा सा आइडिया होगा। बट जहां पे भी लॉगरिथम आता है मैं वहीं पे पढ़ा के उसको खत्म कर देता हूँ। तो एज ए चैप्टर नहीं रखता हूँ मैं इसको, बस वहीं पे पढ़ा के खत्म कर देता हूँ। मिसलेनियस मैंने लास्ट में इसीलिए रखा क्योंकि लास्ट में मैं स्पेशल फोकस करके इन सब पे बस क्वेश्चंस कराता हूँ, क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी आपकी ये सब चैप्टर्स क्लियर हो ही चुके होंगे, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज इंपॉर्टेंट, लॉगरिथम इज देयर। उसके बाद अगर मैं बात करूं, और ये सब क्लास 11 12 के मिक्स टॉपिक्स है। फिर आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन, जो आपका जेडब्ल्यू मेन का पार्ट बनता है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल है ये, तो आप मतलब 2-4 घंटे में रेडी कर लोगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं मैं ये सब में। फिर आता है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जो आपका क्लास 12 का पार्ट बनता है। तो ये मैं आपको पढ़ा दूंगा, थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दूंगा। एक्चुअली दिस इज इंटरेस्टिंग, जेडब्ल्यू मेंस एडवांस का पार्ट नहीं बनता है, बट ओवरऑल इसका अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ डील करता है। वैसे तो आप बहुत बेसिक सा पढ़ोगे, बट जितना पढ़ोगे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि चीजों को हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसमें आप किसके बारे में सीखते हो, ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। एक सिचुएशन को आप मैथ्स में लेकर आते हो, फिर उसे ऑप्टिमाइज करते हो। दिस इज ब्यूटीफुल, है ना। मैं क्या बोलूंगा इसको, इस ब्यूटी, दिस इज ब्यूटीफुल। पर रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम लोग बेसिक सा पढ़ेंगे। तो देखो, जो आपका पूरा जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस का पार्ट है उसको मैं ऐसे ही डील करता हूँ। इससे पहले भी मैंने जितना पढ़ा है मैं इसी वे में डील करता हूँ। हाँ, बट जब पहले ऑफलाइन क्लासेस होते थे तो इन दैट केस क्या होता था आपका, कि क्लास 11 के बैच को कंप्लीट कराया तो 11 के चैप्टर्स को ले लिया मैंने, तो मैं डील कर देता था। फिर 12 के बच्चों को पढ़ाया तो 12 को ऐसे पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। लेकिन जहां पे लेट्स से क्रैश कोर्स होता है या फिर ड्रॉपर बैच होता है, तो ड्रॉपर बैच में मेरा हमेशा से यही स्ट्रेटेजी रहा है। इसीलिए जब मैं अब ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ तो भी मैंने सेम स्ट्रेटेजी रखा है। क्यों? इस स्ट्रेटेजी में ना जब आप पढ़ोगे ना आपको आइडिया अच्छे से हो जाएगा कि सर जब नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ाएंगे ना उसके उसमें जितना रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में सर बात कर चुके होंगे। तो आपको ना कभी भी ना व्हाई ये वाला पार्ट नहीं आएगा आपके दिमाग में। आपको लगेगा यार सब क्लियर है, क्या है, सब क्लियर है, ठीक है। तो मैंने इस सेशन को लेने का मेरा मेन मोटो यही था कि आप अगर हमसे कनेक्ट होने वाले हो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या होगा आपका पढ़ने का फ्लो। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से पढ़ने वाले हो, ठीक है। चाहे आप 11 के बच्चे हो, चाहे आप 12 के बच्चे हो, या फिर हो सकता है आपको ड्रॉपर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हर चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दिया। अब इससे ज्यादा अगर मैं बात करूंगा तो समझ लो 5-6 घंटे का वीडियो ही बन जाएगा, फिर मेरे को चैप्टर ही समझाना पड़ जाएगा। ओके, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आपने इस वीडियो को अगर देखा है तो थैंक यू सो मच। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन रहा है इस फ्लो को लेके। फिर
जैसे आप क्लासेस अटेंड करोगे, है ना, तो जैसे आपको चीजें समझ में आएंगी कि अच्छा सर ऐसे डील कर रहे हैं, नहीं डील कर रही, जो हमारी अद्वैत एजुकेशन की टीम है फॉर आईआईटी जेईई नीट बोर्ड एग्जामिनेशन किस तरीके से हैंडल कर रही है, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो इस चैनल को। ऑफकोर्स बात है, स्टार्टिंग स्टेज है, आपका हेल्प और सपोर्ट नहीं रहेगा देन वी कैन डू नथिंग ना। मतलब मैं तो यही मानता हूँ कि एक टीचर का लाइफ या फिर कोई एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका जो बैकबोन है, उसका जो ओरिजिन है वो आप ही से है। मतलब अगर आप सपोर्ट हटा दोगे देन वी आर नथिंग। चाहे कितना भी अच्छा नॉलेज हो, चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा ले, अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा देन वी आर नथिंग। मतलब मैं तो ऐसे मानता हूँ कि नथिंग, वी आर नथिंग ना। मतलब जो ईगो वीगो है सब जीरो है, मतलब विदाउट योर सपोर्ट। ठीक है, तो आपका सपोर्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स तक स्प्रेड करना, जैसे क्लासेस होते हैं आप क्लासेस को अटेंड करो, आप क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे ही मैं बोलूंगा ये चैप्टर खत्म हो चुका, जब मैं बोल दूंगा कि ये चैप्टर खत्म हो चुका, या हमारे टीम के कोई भी फैकल्टी बोल देता है कि अच्छा ये फिजिक्स है, फिजिक्स के ये चैप्टर खत्म हो चुका, उसके बाद जाकर आप कहीं से भी क्वेश्चन लगाओ। आप प्रीवियस ईयर लगाओगे, आप कोई भी बुक का लगाओगे, कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठा लगाओगे, आप खुद देखना कि आपसे क्वेश्चन कितना ज्यादा बनता है। जिस बच्चे का कॉन्फिडेंस पहले से अच्छा है उसका और ज्यादा अच्छा होगा। जिस बच्चे का कॉन्फिडेंस बिलो एवरेज था वो भी सोचेगा यार मैं कैसे बदल गया, मतलब यार इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है मुझे। समझ रहे हो, वो उसको लगेगा, मतलब वो लिटरली फील करेगा यार मैं तो खुद को वीक स्टूडेंट समझता था, मेरे को तो यार समझ में नहीं आ रहा था मैथ्स और फिजिक्स में क्या हो रहा है, मैं कैसे क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। मतलब आप खुद से ये सवाल पूछोगे। तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस हम डे वन से एकदम ट्राई करेंगे कि आपके अंदर वो बिल्ड कर सके। ठीक है, यही हमारा मोटो रहेगा। आपको पढ़ाना भी है, आपको मेंटली भी स्ट्रांग करना है, मतलब हर एंड से आपको स्ट्रांग किया जाए। ऐसा नहीं कि बेटा ठीक है ये पढ़ लिया, ओके ये क्वेश्चन आता है इसको ऐसे सॉल्व कर देना, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। सॉल्व भी करोगे, समझोगे भी, और इतना एबिलिटी रखोगे ना कि एक अच्छे ग्रुप में बैठ के, जहां पे अच्छे अच्छे स्टूडेंट बैठे हुए, उनके साथ बैठ के एक एवरेज स्टूडेंट उस लेवल पे पहुंचेगा, उनके साथ बैठ के बोलेगा यार चलो डिस्कस करते हैं, क्या कौन से टॉपिक पे डिस्कस करना है, चलो। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर इस सेशन को मैं अभी एंड करता हूं। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पिंग करके पूछ सकते हो, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपके क्वेरीज है सारे के सारे क्वेरीज लिए जाएंगे, चाहे आप 100 स्टूडेंट्स हो, 1000 हो, या 10,000 स्टूडेंट हो। ये मेरा प्रॉमिस है, एक स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसका क्वेरी को आंसर नहीं किया जाएगा, जिसके डाउट को हैंडल नहीं किया जाएगा। आप चाहे कहीं और भी पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक टीचर का ये काम होता है कि अपना डेडिकेशन दे के वो आपके डाउट को हैंडल करेगा। ठीक है, तो आप हमसे एक बार जुड़ो, फिर आपको आइडिया हो जाएगा, उसके बाद आप खुद जज कर सकते हो। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, एटलीस्ट कम टू आवर प्लेटफॉर्म एंड एक बार आप लेक्चर को देखोगे कैसे पढ़ाया जा रहा है, चीजों को क्या इंटरेस्टिंग है, क्या फ्लो को एकदम स्मूथ रखा जा रहा है, क्या मेरे अंदर का जो डर है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी सब्जेक्ट का, क्या उसको यहाँ के फैकल्टीज दूर कर पा रहे हैं। अगर ये पॉसिबल हो जाता है, अगर आपको लगता है कि यस ये सर लोग तो जबरदस्त कर रहे हैं, मतलब है ना, हमसे क्वेश्चन भी बन रहा है, हमारा डर भी हट रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए और, है ना, इससे ज्यादा क्या चाहिए बताओ। ठीक है, तो चलो फिर इस सेशन को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। इस सेशन को आप लोग सपोर्ट करना, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना, ये बस छोटी सी मेरी से मतलब मेरे को आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।